नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नए प्रैक्टिस पेपर में तो लीजिए शुरुआत करते हैं। और ये लगभग मित्रों ये 9-10 सीरीज़ में आएगा, 50-50 प्रश्नों की सीरीज़ में। तो अपना अनुमान लगाइए और लाभ उठाइए। पहला प्रश्न, लाओस फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? 1867, 1893, 1899, 1875। तो लाओस फ्रांस का संरक्षित राज्य आपका बना 1893। सही। क्वेश्चन सेकंड, किस वर्ष में ब्रिटिशों ने हाइती के फ्रांसीसी बस्ती को जीतने की कोशिश की? 1793 से 1798, 1791 से 1796, 1798 से 1803 या 1799 से 1804। तो जिस वर्ष में ब्रिटिशों ने हाइती की फ्रांसीसी बस्ती को जीतने की कोशिश की वो है 1793 से 1798। ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3, इनमें से कौन से विद्वान लीजी पुस्तक के लेखक हैं? तो यान हुई, जुनजी, ली यूको, वांगफू। तो जो विद्वान लीजी पुस्तक के लेखक हैं, ली यूको। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सिटी ऑफ गॉड पुस्तक का लेखक है? तो जो सिटी ऑफ गॉड पुस्तक का लेखक है, अनुमान लगाइए दोस्तों। टायनबी, E.H. कार, राके, संत अगस्तीन। तो जो सिटी ऑफ गॉड पुस्तक का लेखक है वो है संत अगस्तीन। क्वेश्चन 5, मनुष्य का कोई स्वभाव नहीं होता, उसका इतिहास होता है, यह किसका मत है? तो मनुष्य का कोई स्वभाव नहीं होता, उसका इतिहास होता है, किसका मत है? हेनरी पायरेना, कार्ल ब्रेकर, इसाया बर्लिन, जोसे आर्तेगा गैसे। तो यह जिसका मत है वह है जोसे आर्तेगा गैसे। नीचे दिए गए कोड को सुमेल करना है तो देख लीजिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ। छोटा कर देता हूं मित्रों। पहला, मानव अधिकारों की घोषणा किससे सुमेल होगा? 27 अगस्त 1789। टेनिस कोर्ट की शपथ, ये 20 जून 1789। स्त्रियों का वर्षाय अभियान, ये 5 अक्टूबर 1989। बास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789। सही उत्तर बी। क्वेश्चन 7, निम्नांकित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो NM जोशी, लाला लाजपत राय, श्रीनिवास S शास्त्री, SA डांगे। तो देख लीजिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष थे आपके बी लाला लाजपत राय। और इसके बारे में अन्य अगर हम विचार करें तो दीवान चमन लाल और BM पवार की पहल पर 31 अक्टूबर 1920 को मित्रों एक सम्मेलन बम्बई में
लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बुलाया गया। इसी सम्मेलन में जो एटक बोलते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो तो लाला लाजपत राय थे और महामंत्री दीवान चमन लाल को बनाया गया। क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? आर.सी. मजूमदार, कार्ल मार्क्स, वी.डी. सावरकर, विपिन चंद्र। तो जिसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी वो हैं आपके, अनुमान लगाइए मित्रों, बहुत आसान सा प्रश्न है, वी.डी. सावरकर। और मित्रों एक बात इसमें यह भी है कि ब्रिटेन में जो बेंजामिन डिज़रेली हैं उन्होंने भी इसको प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। और सावरकर के बारे में, सावरकर ने एक गुप्त सोसाइटी मित्र मेला को बनाया जो आगे चलकर अभिनव भारत संगठन में बदल गई। सावरकर ने 1909 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन 9, किसने 1771 में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता की? तो अहमद शाह अब्दाली, सूरजमल, निजाम उल मुल्क, महादजी सिंधिया। तो जिसने 1771 में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता दी वो है आपका महादजी सिंधिया। डी करेक्ट आंसर है। और हम कह सकते हैं मित्रों कि बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद जो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बनकर इलाहाबाद में रह रहा था, मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने फरवरी 1771 में दिल्ली जीतकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से लाकर दिल्ली के तख्त पर बैठाया और बक्सर ने प्लासी के निर्णयों पर पक्की मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला दूसरा नहीं रह गया था। अब नया नवाब उसकी कठपुतली था, अवध का नवाब उसका पेंशनर भी था। क्वेश्चन 10, किसने भारतीय शिल्पकारों को बारूद बनाने की तकनीक सिखाई? मुगल, मौर्य, मराठा, आर्य। तो जिसने भारतीय शिल्पकारों को बारूद बनाने की तकनीक सिखाई वो है मुगल। और ये भी फैक्ट है मित्रों कि भारतीय इतिहास में बारूद का प्रयोग पहली बार मुगलों ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में किया। लेकिन ऐसा नहीं है, विजयनगर साम्राज्य में बारूद का प्रयोग हो चुका था। और ये भी कहा जाता है कि भारतीय शिल्पकारों को जानकारी 1582 ईस्वी में फतहुल्लाह सीरानी, एक फारसी इंजीनियर जिन्होंने अकबर के लिए काम किया था, के द्वारा प्रदान किया गया। और इसका विकसित जो कहें कि इसको एक शुरुआती विकसित जो किया गया मल्टीगन शॉट, ये विकसित किया गया था। और एक मित्रों फैक्ट और है जो ए हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फायर एंड गन पाउडर में जेम्स रिडिक पार्टीगंटन ने भारतीय रॉकेट और विस्फोटक खानों का वर्णन किया है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी। तो जो सुल्तान अपने फरमान में अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था वो है बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश लोदी वंश का संस्थापक था मित्रों। और
इसका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था। अफगान सरदारों को अपने समकक्ष समझता था। और बहलोल लोदी के बारे में यह भी कहा जाता है कि अपने सरदारों के खड़ा रहने पर खुद भी खड़ा रहता था। क्वेश्चन 12, राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया? गोपाल, देवपाल, विग्रहपाल, महिपाल प्रथम। तो राजेंद्र चोल ने जिस पाल नरेश को पराजित किया वो है महिपाल प्रथम। राजेंद्र चोल ने अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में सेना भेजी। गोविंद चंद को जीतने के बाद उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल के ऊपर आक्रमण करके उसे हराया। और कहा जाता है कि इस युद्ध में पाल नरेश युद्ध क्षेत्र से भाग गया। और इस अभियान का जो उद्देश्य था वो ये था कि गंगा नदी का पवित्र जल लाना था। 13, धर्मशास्त्र लेखकों में किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया? अंगिरम, मेघातिथि, उष्णा या विष्णु? तो धर्मशास्त्र लेखकों में जिसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया वो है मेघातिथि, बी। और सती प्रथा के बारे में मित्रों, सती प्रथा का महत्वपूर्ण साक्ष्य सभी को पता है, एरन शिलालेख है जो 510 ईस्वी का है। इसमें गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का वर्णन मिलता है। एक शिलालेख एक स्मारक के रूप में स्थापित किया गया था। और अगर सती प्रथा की और बात करें तो इसमें एक बात यह भी है कि हर्षवर्धन की माता यशोमती अपने पति की मृत्यु होने की संभावना मात्र पर ही 604 ईस्वी में सती हो गई थी। हर्ष की विधवा बहन राजर्षि को सती होने से उसने बचाया था। लेकिन किसी गुप्त रानी के सती होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जो धर्मशास्त्रकार थे मेधातिथि ने सती प्रथा को समाज का घृणित कार्य और कुरीति कहा है और सती प्रथा का विरोध करते हुए उन्होंने इसे आत्महत्या कहा है। क्वेश्चन 14, वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित भारतीय से वार्तालाप किया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों, अनुमान लगाइए। वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में जिन भारतीयों से वार्तालाप किया वो है आपके, सही क्रम बताना है मित्रों। वैसे तो बात चारों से किए थे लेकिन सही क्रम है पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर महात्मा गांधी, फिर सरदार पटेल और उसके बाद लास्ट में अंतिम जिन्ना। तो सही उत्तर है 1, 4, 2, 3। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में लॉर्ड वेवल के स्थान पर वायसराय नियुक्त हुए थे। 3 जून 1947 की घोषणा में भारत के बंटवारे की बात उन्होंने की। इस योजना के अनुसार सीमा प्रांत में मत संग्रह द्वारा यह निश्चित होना था कि कोई भी प्रांत भारत में सम्मिलित होगा या पाकिस्तान में। लेकिन माउंटबेटन ने हस्तांतरण के संदर्भ में नेहरू और पटेल से कई बार बातचीत की। उन्होंने गांधी जी से प्रथम बार 31 मार्च 1947 ईस्वी को एवं जिन्ना से अप्रैल 1947 में बात की थी। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। पक्की ईंटें, दीवारों की इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली, घोड़िया छत, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। तो जिसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में थी उसको याद रखिए, पक्की ईंटें, दीवारों की इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली और घोड़िया छत। इसकी नहीं थी। वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब हड़प्पा सभ्यता काल से नहीं प्राप्त
हुई हैं। पक्की ईंटें मित्रों पता है चन्हुदड़ों से। दीवारों की इंग्लिश बांड प्रणाली ये काली बंगा, बांड काली बंगा, ब से बांड, ब से इंग्लिश बांड प्रणाली, याद रखिएगा। क्वेश्चन 3, फ्रांसीसी से इनमें से किस युद्ध के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रांसीसी हिंद चीन की स्थापना की? सिनो फ्रांस युद्ध, फ्रैंको सियासी युद्ध, प्रथम हिंद चीन युद्ध, कंबोडियन वियतनामी युद्ध। तो फ्रांसीसी ने इनमें से जिस युद्ध के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रांसीसी हिंद चीन की स्थापना की वो है सिनो फ्रांस युद्ध। 1787 में कोचीन चीन एवं फ्रांस के मध्य हुई संधि के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसे सिनो फ्रांस युद्ध का श्रेय दिया जाता है जो 1873 ईस्वी में लड़ा गया। क्वेश्चन 17, 1960 और 1990 के दशक के बीच 4 एशियाई चीते की अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ। इस समूह में शामिल हैं दक्षिण कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग। इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, थाईलैंड, या फिर सिंगापुर, थाईलैंड, वर्मा और इंडोनेशिया। तो 1960 और 1990 के दशक के बीच 4 एशियाई चीते की अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ। इस समूह में शामिल हैं आपके बी, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग। और ये एशिया में मित्रों अति विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उच्च शिक्षा, संचार, प्रौद्योगिकी के ये अग्रणी देश हैं। क्वेश्चन 18, जूनागढ़ के दीवान जिन्होंने बाध्य होकर जूनागढ़ का प्रशासन संभालने हेतु भारत सरकार को आमंत्रित किया। के.एम. मुंशी, मिर्जा इस्माइल, शाहनवाज भुट्टो, लियाकत अली खान। तो जूनागढ़ के दीवान जिन्होंने बाध्य होकर जूनागढ़ का प्रशासन संभालने हेतु भारत सरकार को आमंत्रित किया वो हैं शाहनवाज भुट्टो। इसकी कहानी मित्र कुछ इस तरह की है कि सितंबर 1947 को जूनागढ़ रियासत ने पाकिस्तान में पहले शामिल होने की घोषणा कर दी, जबकि राज्य की अधिकांश जनता जो हिंदू थी वो भारत में रहना चाहती थी। राज्य के नागरिकों ने नवाब के निर्णय का विरोध करते हुए स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना की और तब मजबूर होकर नवाब पाकिस्तान भाग गया और वहाँ के दीवान जो शाहनवाज भुट्टो ने 8 नवंबर 1947 को जूनागढ़ के भारत में विलय से संबंधित एक पत्र लिखकर भारत सरकार को आमंत्रित किया और 8 नवंबर को पत्र लिखा गया। 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार ने जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद थोड़े से अंतराल के बाद 20 जनवरी, याद रखिएगा मित्रों, 20 जनवरी 1948 को जनमत संग्रह हुआ जिसमें जूनागढ़ रियासत को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। 19, इनमें से कौन सा संगठन विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी व्यापार के उदारीकरण पर बल देता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो जो संगठन विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी व्यापार के उदारीकरण पर बल देता है वो है विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना वर्ष मित्रों 1 जनवरी 1900 अनुमान लगाइए 95, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, मुद्रा कोष ये मित्रों स्थापना वर्ष जुलाई 1945, मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 स्थापना वर्ष, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड।
डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अक्टूबर 1919, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन 20, कराची अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था। सही, गलत? तो अनुमान लगाइए, सही या गलत? सही। दूसरा, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सही, गलत? सही। सही उत्तर सी। तो कराची अधिवेशन ये कांग्रेस का मित्रों 45वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता जैसा दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। इस अधिवेशन में भारत के विकास के लिए समाजवादी तत्वों को ग्रहण किया गया। तो ये 2 फैक्ट थे, याद रखिएगा। 21, 1857 के विद्रोह में फोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान का प्रमुख कौन था? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी, मंगल पांडे, जनरल बख्त खां। तो 1857 के विद्रोह में फोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान का प्रमुख आपके था जनरल बख्त खां। 22, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। सूरत में, बम्बई, मद्रास या कलकत्ता में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई आपके सूरत में। और ये मित्रों ये अस्थायी रूप से हुआ था और इसकी स्थापना 1608 में हुई थी, जबकि दक्षिण भारत में मित्रों 1611 में अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। तो ये इसके साथ फैक्ट है, उसको याद रखेगा। अस्थायी रूप से 1608 में हुआ, जबकि मसूलीपट्टनम में अस्थायी रूप से 1611 में हुआ। और ये थोड़ा सा विवाद भी रहता है इसमें, तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। 23, रुद्रदामन का कौन सा शिलालेख चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र के विलय को प्रमाणित करता है? मालवा, कोंकण, दक्कन, जूनागढ़। तो रुद्रदामन का जो शिलालेख चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र के विलय को प्रमाणित करता है वह है आपका जूनागढ़। सही उत्तर डी। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख था मित्रों ये 150 ईस्वी का है। और सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य का नियुक्त राज्यपाल कौन था? याद है मित्रों? पुष्यगुप्त। और इसने एक झील का भी निर्माण कराया था सौराष्ट्र में, बहुत अच्छी झील है, अनुमान लगाइए, दर्शनीय झील है जिसको क्या बोला जाता है? सुदर्शन झील। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये मित्रों संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख था। 24, हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? 6, 4, 8, 7। तो हड़प्पा में जितने धान्य कोष्ठ हैं वह है आपका 6। हड़प्पा में 6 खाने की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है और जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर से अधिक है। 25, कुस्तुनतुनिया का पतन कब और किसके द्वारा हुआ? पहला फरवरी 12 और ये 1412 है मित्रों,
1412 किंग जॉन द्वितीय। बी मई 29, 1453 मोहम्मद द्वितीय। तीसरा अप्रैल 1, 1450 अलेक्जेंडर प्रथम। डी इनमें से कोई नहीं। तो कुस्तुनतुनिया का पतन जब और जिसके द्वारा हुआ वो है आपका बी मई 29, 1453 मोहम्मद द्वितीय। क्वेश्चन 26। प्रशा एक राज्य नहीं था जिसके पास सेना थी, वरन एक ऐसी सेना थी जिसके पास एक राज्य था। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? रोजा लग्जमबर्ग, फ्रेडरिक एबर्ट, हेगल, मिराबियो। तो प्रशा एक राज्य नहीं था जिसके पास सेना थी, वरन एक ऐसी सेना थी जिसके पास एक राज्य था। यह कथन है आपका मिराबियो। ट्वेंटी 7। निम्नलिखित में से किस इटली के चित्रकार को चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है? फ्रांजेलिको, माइकल एंजेलो, जियोत्तो, लियोनार्दो दा विंची। तो जिस इटली के चित्रकार को चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है वो है जियोत्तो। और मित्रों ये भी कहा जाता है या कह सकते हैं कि इटली का जो पुनर्जागरण था वो प्रधानतः कला के क्षेत्र में हुआ। वहाँ पे साहित्य के साथ साथ चित्रकारी, शिल्प, स्थापत्य की भी उन्नति हुई और कला के क्षेत्र में नए और स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। धार्मिक विषयों जिसमें मुख्यतः कह सकते हैं कि ईशा, मरियम के चित्रों के अलावा अन्य विषयों पर भी कलाकृतियाँ सर्वप्रथम उभर कर आईं। और सर्वप्रथम जियोत्तो ने परंपरागत जो बाइजेंटाइन शैली जो चल रही थी इससे अलग हटकर मानव प्रकृति पर अनेक चित्रों का चित्रांकन किया। इसलिए जियोत्तो को ही इटली में चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। 28। जेम्स मिल के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला, उन्होंने उपयोगितावादी सुधारों में विश्वास जताया। दूसरा, उनकी पुस्तक में मैकाले के मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन पर प्रभाव डाला। तो जो सही है वो है आपके उन्होंने उपयोगितावादी सुधारों में विश्वास जताया। सही, उनकी पुस्तक ने मैकाले के मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन पर प्रभाव डाला। सी। 29। भारत की विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी। 4 जून 1947, 10 जून 1947, 3 जून 1947 या 3 जुलाई 1947। तो भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी वो है 3 जून 1947। मार्च 1947 को मित्रों माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर आया और राजनीतिक स्थिति पर काबू करने के लिए कई नेताओं से बात की, जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अपने सुझाव ब्रिटिश सरकार को उसने सौंप दिया और ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत किया जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। था डी। फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस प्रकाशन के संपादक कौन थे? अरविंद घोष, बारेंद्र घोष, बीजी हार्निमन, बीजी तिलक। तो फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया। इस प्रकाशन के संपादक बीजी हार्निमन थे। और 1913 में फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अंग्रेजी भाषा के जो समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया
ठीक है मित्रों, हॉर्निमन ने प्रेस किया आज़ादी, वंचित शोषित वर्ग लोगों के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रवाद का साथ दिया। और बॉम्बे क्रॉनिकल एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। क्वेश्चन 31, कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? मार्च 1930, मई 1933, मई 1934, अगस्त 1947। तो कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया मार्च 1930। ए करेक्ट आंसर। और मित्रों, ये तो सभी को पता होगा, बहुत साधारण सा प्रश्न है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और उनके कुछ साथी, उन साथियों की संख्या 78, पैदल यात्रा शुरू की और ये कब पहुंचे दांडी? 5 अप्रैल को पहुंचे। और नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ, 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को कानून तोड़ा। और इसके तोड़ने के बाद देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। 32, सामान्य सेवा सूची अधिनियम 1856-57 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? पहला, इसमें तैनाती के लिए सिपाहियों को विदेश जाने की आवश्यकता थी, जो उन दिनों हिंदुओं के लिए वर्जित था। दूसरा, इसने सिपाहियों के वेतन को कम कर दिया। तीसरा, इसने ब्राह्मणों और राजपूतों जैसे उच्च जाति के हिंदुओं में से ही भर्ती को बढ़ावा दिया। चौथा, इसने सिपाहियों के दर्जे के बीच नस्लवाद को बढ़ावा दिया। तो सामान्य सेवा सूची अधिनियम 1856-57 के विद्रोह का प्रमुख कारण था आपका ए, इसमें तैनाती के लिए सिपाहियों को विदेश जाने की आवश्यकता थी, जो उन दिनों हिंदुओं के लिए वर्जित था। 33, काल कोठरी त्रासदी किसे बंदी बनाए जाने से संबंधित है? फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली। तो काल कोठरी त्रासदी जिसे बंदी बनाए जाने से संबंधित है वो है अंग्रेज, सी। और 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम बंगाल को सिराजुद्दौला के सैनिकों ने घेर लिया और अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। और कहा जाता है कि सिराजुद्दौला के आदेश पर सभी 146 बंदियों को 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े कक्ष में 20 जून 1756 को बंद कर दिया गया और प्रातः केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे। इसी को काल कोठरी त्रासदी की संज्ञा दी जाती है। यह विवादास्पद कहानी भी है, क्योंकि कुछ लोगों का, इतिहासकारों का ये भी कहना है कि इस तरह की कहानी को भारत के खिलाफ उपनिवेशवाद को बढ़ाने के लिए, ब्रिटेन में समर्थन पाने के लिए बहुतायत रूप से इस्तेमाल किया गया। 34, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक जाना जाता था। राजकीय भंडार गृह का नियंत्रक, राजकीय सूचना एजेंसी का प्रमुख, न्याय का प्रमुख, महालेखाकार। तो दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक जाना जाता था आपका महालेखाकार। वजीर के अधीन अनेक कर्मचारी होते थे मित्रों, जिनमें नायब वजीर, मुशर्रिफ ए मुमालिक और मुस्तौफी ए मुमालिक को विशेष महत्व था। नायब वजीर से निम्न श्रेणी के पद पर मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार होता था और दीवाने विजारत विभाग, लेखा परीक्षा अनुभाग का संचालन मुशर्रिफ ए मुमालिक और मुस्तौफी ए मुमालिक नामक अधिकारियों द्वारा होता था।
35। निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया? शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर, बाबर। तो जिस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया वो है आपके, अनुमान लगाइए, सी अकबर। और मुगल मुद्रा व्यवस्था को सुव्यवस्थित, अगर कभी पूछा जाता है कि सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाए तो वो होगा अकबर। आईने अकबरी में अबुल फजल ने विवरण भी दिया है मित्रों कि अकबर ने 26 सोने के, 9 चांदी के और 4 प्रकार के तांबे के सिक्के चलवाए। अकबर द्वारा जारी सोने के सिक्के जो प्रकार था, मुहर 9 रुपये के बराबर, संसब सबसे बड़े सोने का सिक्का, इलाही सोने का गोल आकार का सिक्का जिसका मूल्य 10 रुपये के बराबर था, रहस गोल और चौकोर दोनों, आत्मा 25 तोले का, बिनसाद चगुल तथा लाल ए जलाली। 36। चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? कलाकृतियों पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था, सार्वजनिक निर्माण, सैन्य व्यवस्था। आसान सा प्रश्न है। चोल वंश की महानता, शासकों की महानता श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर आधारित थी, कार्य पर आधारित थी। और इसमें एक फैक्ट ये भी है मित्रों कि परांतक प्रथम के लेखों में उड़ सभा या महासभा एवं नगरम नामक संस्थाओं का विवरण प्राप्त होता है। 37। गुप्त काल सार्थवाह कहा जाता था। जिला प्रशासन का प्रमुख, व्यापारिक कारवां का प्रमुख, समिति का प्रमुख या श्रेणी का प्रमुख। तो गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था, आपके अनुमान लगाइए, बी व्यापारिक कारवों का प्रमुख। और व्यापारियों की एक समिति होती थी जिसे निगम कहा जाता था मित्रों, गुप्त काल में ही। और निगम का प्रधान कौन होता था? श्रेष्ठी। और यहाँ समूह को सार्थ और उसके नेताओं को सार्थवाह। 38। किस शिलालेख में अशोक अपने को प्रियदर्शी लाजा मगधे कहता है? लुम्बिनी स्तंभलेख, भाब्रू शिलालेख, कलिंग शिलालेख, ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख। तो सही उत्तर, जिस शिलालेख में अशोक अपने को प्रियदर्शी लाजा मगधे कहता है वो है आपका बी भाब्रू शिलालेख। और भाब्रू शिलालेख है कहाँ मित्रों? ये राजस्थान में जयपुर के निकट है। और इसी अभिलेख में मित्रों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख मिलता है, ये भी याद रखिएगा, भाब्रू शिलालेख में ही। भाब्रू लेख में बौद्ध ग्रंथों के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। 39। सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजी गई थी? मोहनजोदड़ो, लोथल, भेड़ाना, बरोड़। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर निम्नलिखित में जिस स्थल पर खोजी गई थी वो है मित्रों मोहनजोदड़ो। 40। बेलग्रेड के प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन सितंबर 1/6/1961 में कितने देशों व सरकारों ने भाग लिया था? 21, 22, 25 या 27? तो बेलग्रेड के प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में जितने देशों व सरकारों ने भाग लिया था 25। अफ्रीकी और एशियाई देश थे मित्रों। 41। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची सही है, अनुमान लगाइए, सही। बी बर्थ ऑफ वीनस सैंड्रो बोटिचेली
सही गलत, अनुमान लगाइए। सही। द लास्ट सपर माइकल एंजेलो, तो सही गलत गलत, ये भी लियोनार्डो दा विंची ही थे। डी सिस्टाइन मैडोना राफेल, सही है। और फ्लोरेंस के कलाकारों में अगर हम लोग लियोनार्डो दा विंची की बात करें तो सबसे महान यही था, क्योंकि मित्रों ये महान कलाकार ही नहीं था, बहुमुखी प्रतिभाओं का स्वामी था। और श्रेष्ठतम जो कृतियां हैं लियोनार्डो दा विंची की, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, द लास्ट सपर और मोनालिसा थी। और द लास्ट सपर मित्रों है क्या? एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। 42 फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। इसके पश्चात 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। इसके पश्चात आपकी अनुमान लगाइए 1848 की क्रांति। 43 किस वर्ष में भारतीय नौसेना का विद्रोह हुआ था? 1946, 1944, 1945 या 47? तो भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946। 44 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लीजिए। साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, सीआर फॉर्मूला। तो साइमन कमीशन मित्रों कब आया? 3 फरवरी 1928। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1930। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942। सीआर फॉर्मूला 10 जुलाई 1944। तो सही उत्तर क्या होगा? बी 1, 2, 3, 4। 45 किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। तो जिसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया वो थे आपके लॉर्ड इरविन। और साइमन कमीशन के बारे में मित्रों जैसा कि आपको पता ही होगा, 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा का प्रावधान था, लेकिन 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव होने के कारण 8 नवंबर 1927 को ही इसकी घोषणा कर दी गई। और इसमें ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य शामिल थे। लिबरल पार्टी के साइमन अध्यक्ष बनाए गए, कंजर्वेटिव पार्टी के बाथम और स्ट्रेथकोना, हाउस ऑफ कॉमन्स में लेन फैक्स और कैडेगन, लेबर पार्टी के इटली और बर्नोन हॉटसॉन अन्य सदस्य थे और सभी यूरोपियन थे। 46 लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? आसान सा प्रश्न है। बिरजिस कादिर, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, कुंवर सिंह। तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो कर रहा था बेगम हजरत महल। और मित्रों मेन इसमें जो बिरजिस कादिर का दिया हुआ है, असल में 14 जून को बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली और अपने जो अवयस्क पुत्र कह सकते हैं, अल्पवयस्क
बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया? 47। भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? स्पेन का 1580 में पुर्तगाल पर अधिकार, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, अंग्रेजी एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय, औरंगजेब की व्यापार नीति। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में जो कारण सही नहीं है वह है बी, बाकी सारे सही हैं। 48। कहाँ के राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? कॉन्स्टेंटिनोपल, फारस, मक्का, तुर्की। तो जहाँ के राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था वो है आपका कॉन्स्टेंटिनोपल। 49। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या परियोजनाओं को कालक्रम में रखना है। तो मित्रों देख लीजिए, सांकेतिक मुद्रा 1329 से 30, खुराशम अभियान 1332 से 34, 32 से 34, राजधानी परिवर्तन 26 से 27, 1326 से 27, और कराचल अभियान 37 से 38, 1300। तो सही उत्तर क्या होगा आपका सी। देख लीजिए इस सीरीज का अंतिम प्रश्न मित्रों, 50 प्रश्न और हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी फिलहाल के लिए 50 करते हैं। किस अवधि को 20 वर्ष का संकट कहा जाता है? 1925 से 45, 1919 से 39, 1900 से लेकर 1920, या 1929 से लेकर 1949। तो जिस अवधि को 20 वर्ष का संकट कहा जाता है बी 1919 से 1939, क्योंकि यह काल महान मंदी से त्रस्त था और इस काल में भारतीय कृषि भी अपवाद नहीं थी मित्रों। इस काल में कृषकों की दशा सुधार के लिए महत्वपूर्ण काम किया गया, लेकिन यहाँ पे चूंकि ब्रिटिश सरकार थी इसलिए कृषकों की सहायता के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया गया, और इससे हुआ यूँ कि भारतीय किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेने लगे, ऐसा हुआ। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।